बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडीसी जो हमने स्टार्ट किया था पिछले वीक में, और उसमें हमने 2 टाइप्स कवर की थी जिनकी मैंने आपको कल के लेक्चर में रिवीजन भी करवाई थी। तो 3 टोटल टाइप्स मैंने मेंशन की थी लेक्चर में, उसमें से 2 टाइप्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और थर्ड जो टाइप है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड जो टाइप है, अब अगेन मैंने कल का जो लेक्चर है उसमें भी आपको बताया था कि जो फ्लैश टाइप एडीसी है बेसिकली वो एक ऐसा एडीसी है जो मल्टीपल कंपैरेटर्स जो है वो यूटिलाइज करता है। जो कल हमने सर्किट डिस्कस किया था काउंटर टाइप, वो भी एक ही कंपैरेटर यूज़ करता है, लेकिन उसमें कंपैरेटर के साथ जो है वो आपके पास एक काउंटर सर्किट भी रिक्वायर्ड था और एक डैक सर्किट भी रिक्वायर्ड था। ये जो सर्किट है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये भी अगर हार्डवेयर में हम इसे कंपेयर करें तो ये हार्डवेयर में ऑलमोस्ट उसी तरह से है जिस तरह से काउंटर बेस्ड एडीसी था। अगर आप देखें तो 2 जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं उस पर्टिकुलर केस के साथ, जो कि कंपैरेटर और डैक हैं। ठीक है, जो काउंटर है वो आपके पास रिप्लेस हो गया यहाँ पे SAR सेल्फ अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर से। तो क्योंकि इसमें ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट सेल्फ अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर है, तो इसी हार्डवेयर कंपोनेंट की बेस पे इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का नाम भी यही है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नोन एज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी। अब ये जो आपको यहाँ 4 मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एक कंपैरेटर है, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, एक सार है, अब मैं इसको सार बोलूँगा इन शॉर्ट, और एक लॉजिकल सर्किटरी है। ये जो बेसिकली लॉजिकल सर्किटरी है ये इस सार का पार्ट ही है। तो इन एक सिंपल रजिस्टर और इस लॉजिकल सर्किटरी को अगर कंबाइन कर दें तो आपके पास टोटल जो है वो सार का मॉड्यूल बनता है। यानी एक सिंपल रजिस्टर और उसके साथ कुछ लॉजिकल सर्किटरी हम एम्बेड कर देते हैं तो वो सेल्फ अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर बन जाता है। ठीक है, जो सेल्फ अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर है बेसिकली वो काम कैसे करता है? बेसिकली वो काम ऐसे करेगा कि उस की वर्किंग डिपेंडेंट होगी जो उसे इनपुट मिल रही है कंपैरेटर से उसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूँ जूम आउट करके। अब अगर आप देखें तो स्टेप नंबर 1 जो सेल्फ अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर है, जो आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर का क्या मतलब है कि इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सक्सेसिव स्टेप्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा स्टेप्स इसमें आएंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि जो आपका सार है उसकी जो MSB है वो सेट हो जाएगी 1 के ऊपर। ठीक है, ये इनिशियली होगा। जैसे कल हमने देखा था कि काउंटर जो है वो इनिशियली क्या होता है, काउंटर आपके पास क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। ठीक है, यही था ना कि काउंटर रीसेट हो जाता है तो उसका सारा कंटेंट बाइनरी 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे जो सार है इसका इनिशियल स्टेप ये है कि इसमें MSB 1 होगी और बाकी तमाम जो बिट्स हैं वो 0 होंगी। ये 4 बिट का सार यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, और इधर से ही हम आउटपुट भी लेंगे। जिस तरह कल हमने काउंटर से आउटपुट ली थी, यहाँ हम सार से आउटपुट लेंगे। तो ये D0, D1, D2, D3 ये 4 बिट का आपका आउटपुट होगा। अब आउटपुट कब स्टेबलाइज होगा ये हमने देखना है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में ये है कि सार जो है वो इनिशलाइज हो गया, उसकी MSB जो है वो 1 होगी, बाकी कंटेंट उसका 0 है। अब सार का जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा कि सार को यहाँ से ये कंपैरेटर क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और कंपैरेटर का आउटपुट क्या हो सकता है, या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल आउटपुट देता है। तो अगर आपके पास पहला केस ये है कि इफ़, अब यहाँ पर जो डैक का आउटपुट है जो कंपैरेटर का इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है, इसको हमने V रेफरेंस का है, और जो हमारा इनपुट सिग्नल है Vin, जो हमारा एनालॉग सिग्नल है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। सो दिस मीन्स ये जो कंपैरेटर है हमारे पास बेसिकली ये कंपैरेटर नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। तो अब इस कंपैरेटर का आउटपुट या तो हाई होगा या 0 होगा। व्हेन Vin इज लेस देन V रेफरेंस
इसका क्या मतलब है? व्हेन वी इन इज़ लेस देन वी रेफरेंस, तो दिस मीन्स के आपके पास इस कंपैरेटर का आउटपुट उस वक्त लो होगा। तो जब इसका आउटपुट लो होगा तो दिस मीन्स यहाँ से लो आउटपुट जो है वो इस लॉजिकल सर्किटरी को मिलेगी। तो अब सार क्या करेगा? रीसेट द प्रीवियसली सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। ठीक है, प्रीवियसली सेट बिट कौन सी है? MSB है। तो वो क्या करेगा? इस MSB को रीसेट कर देगा। रीसेट का क्या मतलब होता है? ज़ीरो कर देगा। एंड सेट द नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट ये वाली है तो इसको वो सेट कर देगा। तो यानी अगर आपका ये जो कंपैरेटर है इस लॉजिकल सर्किटरी को ज़ीरो सिग्नल देगा, और ये ज़ीरो सिग्नल किस वक्त दे रहा होगा? जब इसका वी इन वी रेफरेंस से कम होगा। तो दिस मीन्स उस वक्त ये लॉजिकल सर्किटरी क्या करेगी? ये लॉजिकल सर्किटरी जो सार के कंटेंट्स हैं उनको किस तरह अपडेट करेगी कि जो आपने प्रीवियसली सेट की थी बिट उसको कर देगी रीसेट या ज़ीरो। ठीक है, और उसके अलावा एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेगी कि जो नेक्स्ट वाली बिट है उसको कर देगी 1, यानी ये कंटेंट हो जाएगा 0100। ये एक केस हो गया, या एक कंडीशन होगी, या एक सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? इफ़ वी इन इज़ ग्रेटर देन वी रेफरेंस। व्हेन वी इन इज़ ग्रेटर देन वी रेफरेंस दिस मीन्स अब इस कंपैरेटर का आउटपुट ट्रू है या 1 है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। तो अब क्या करेगा ये लॉजिकल सर्किटरी? अब इस लॉजिकल सर्किटरी को कंपैरेटर 1 सिग्नल दे रहा है। तो दिस मीन्स अब ये करेगा लॉजिकल सर्किटरी के सार के कंटेंट्स को किस तरह अपडेट करेगा कि प्रीवियसली सेट बिट एज इट इज़, यानी अगर प्रीवियसली सेट बिट हमारी 1 है तो उसको 1 ही रहने देगा। एंड सेट नेक्स्ट बिट एज वेल, इसका मतलब है कि वो ये वाली जो बिट है इसको भी 1 कर देगा। तो आपके सार का कंटेंट हो जाएगा 1100। तो आपका जो सार है वो डिपेंड करेगा उसकी वर्किंग इस कंपैरेटर के आउटपुट के ऊपर। अगर ये कंपैरेटर हाई आउटपुट दे रहा है तो सार में कंटेंट अपडेट किस तरह से होगा कि जो प्रीवियसली सेट बिट है वो रीसेट हो जाएगी और जो नेक्स्ट बिट है वो 1 हो जाएगी। और अगर कंपैरेटर जो है वो आपके पास हाई आउटपुट दे रहा है तो उस केस में प्रीवियसली सेट बिट सेट ही रहेगी और नेक्स्ट वाली भी सेट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका पूरा ऑपरेशन। अब हम ये देखेंगे ये सार जो है ये किस तरह से हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने की हेल्प करेगा, ये किस तरह से ऑपरेट करेगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब एग्जांपल में हमने वी इन को अज्यूम किया कि जो वी इन आपके पास आ रहा है वो लेट से 6.3 वोल्ट्स है। अब नाउ वी नो दैट हाउ सार वर्क्स। सार क्या करेगा? इनिशियली सार का जो कंटेंट होगा MSB 1 होगी और बाकी सब बिट्स 0 हो जाएंगी। सो दिस मीन्स अब आप ये देख सकते हैं कि जो सार का कंटेंट है वही डैक को मिल रहा है और डैक उसके अगेंस्ट वी रेफरेंस जनरेट कर रहा है। तो अब हमारे केस में सार जो है वो 1000 कंटेन कर रहा है, यानी सार का जो आउटपुट है वो 8 के इक्वलेंट है। तो इसको डैक जो है वो कन्वर्ट कर देगा एनालॉग वैल्यू 8 में। तो अब हमारे पास वी इन जो है वो है 6.3 वोल्ट्स और वी रेफरेंस जो डैक ने सार के कंटेंट को एनालॉग में कन्वर्ट करके दिया वो है 8 वोल्ट्स। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास कंपैरेटर की क्या कंडीशन बन रही है। कंपैरेटर की कंडीशन बन रही है कि वी इन जो है वो आपका वी रेफरेंस से लेस है। जब वी इन वी रेफरेंस से लेस है तो दिस मीन्स कंपैरेटर उस वक्त 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो जो सार की लॉजिकल सर्किटरी है उसको कंपैरेटर क्या जनरेट करके दे रहा है? 0। तो जब आपके पास वी इन लेस देन वी रेफरेंस होता है और कंपैरेटर 0 आउटपुट देता है तो सार किस तरह से अपडेट होता है? सार की जो प्रीवियसली सेट बिट है जो ये MSB बिट थी ये हो जाएगी रीसेट और नेक्स्ट बिट जो है वो हो जाएगी 1। जो दो कंडीशंस हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी एग्जैक्टली वो उसमें से ये वाला आपका केस फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि आपका वी इन वी रेफरेंस से कम है। तो दिस मीन्स ये वाला आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा या ये एग्जीक्यूशन होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली सार का कंटेंट जो है वो अपडेट होके हो गया आपके पास 0100। ठीक है, 0100 अपडेट हो गया सार, और यही जो 0100 है सार की जो वैल्यू अपडेट होगी ये इन डेटा लाइंस के ऊपर अब जो है वो अवेलेबल होगी। जब ये इन डेटा लाइंस के ऊपर अवेलेबल होगी यानी क्या होगा? D0 इज़ 0, D1 इज़ 1, D2 इज़ 0 एंड D3 इज़ 0। ठीक है, हम किस तरह से चलते हैं? सॉरी,
D3 would be 0, D2 would be 1, D1 would be 0 and D0 would be 0, 0 1 0 0. ठीक है, तो अब ये 0 1 0 0 जो है ये मिल रहा है डैक को, यानी 0 1 0 0 इज इक्वलेंट टू 4, यानी अब डैक इस 4 को कन्वर्ट करके वी रेफरेंस पे अवेलेबल कर देगा। तो अब अगर हम इस केस को देखें तो अब हमारा जो वी रेफरेंस हो गया है 4 और वी इन जो है वो 6.3 वोल्ट्स है। अभी भी आपके पास वी इन जो है वो वी रेफरेंस से क्या है, अब आपके पास वी इन जो है वो वी रेफरेंस से ग्रेटर हो गया। इनिशियली क्या था, वी इन वॉज लेस देन वी रेफरेंस, लेकिन जब सार अपडेट हुआ तो वी रेफरेंस आपका रिड्यूस हो गया, 8 से आ गया 6 के ऊपर। सो दिस मीन्स नाउ वी रेफरेंस इज लेस देन वी इन। सो अब आपके पास जब वी इन ग्रेटर हो गया तो अब कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा तो अब आपके पास यहाँ से कौन सी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। Now your V in is greater than V reference, so this means now previously set bit would be left set as it is, and the next bit would also be changed to 1. तो अब आपके पास previously set bit कौन सी है, यहाँ आपने देखना है। जो सार की पिछली वैल्यू अपडेट हुई थी वो कौन सी थी, 0 1 0 0, और ये किससे अपडेट हुई थी, 1 0 0 से। तो आपकी कौन सी वाली बिट प्रीवियसली सेट हुई थी, जो आपकी MSB से नेक्स्ट वाली बिट है, यानी ये वाली बिट, ये आपकी अब प्रीवियसली सेट बिट है। ठीक है, पिछले स्टेप में जो बिट आपकी सेट हुई थी उसको आप कंसिडर करेंगे एज प्रीवियसली सेट बिट। जैसे हमने जब इस स्टेप से हम इस स्टेप पे आए थे तो हमने प्रीवियसली सेट बिट जो थी वो ये वाली प्रीवियसली सेट बिट थी, इसको हमने 0 कर दिया था और फिर नेक्स्ट बिट को हमने 1 कर दिया था। अब जब हम इस स्टेप से अगले स्टेप पे स्विच कर रहे हैं तो अब हमारे लिए प्रीवियसली सेट बिट जो है वो ये MSB के साथ वाली बिट है। तो ये जब आपका वी इन ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगा तो ये प्रीवियसली सेट बिट आपकी सेट ही रहेगी और नेक्स्ट वाली बिट भी सेट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हमने कंडीशन डिफाइन की है एग्जैक्टली इसी तरह से हो रहा है। तो अब आपका जो सार है उसका कंटेंट हो गया 0 1 1 0 एंड इट इज इक्वलेंट टू 6। ठीक है, नाउ SAR is giving an output 6 and this output would be fed to digital to analog converter which would generate an analog output 6 volts. So now V in is 6.3 and V reference is 6 volts. So still V in is greater than V reference. When V in is greater than V reference तो अब यहाँ से कंडीशन देख लें। When V in is greater than V reference, keep previously set bit as it is and set the next bit. ये अब सार ने काम करना है। जब सार ने ये काम करना है तो अब आपने देखना है कि which one is the previously set bit. तो previously set bit अब आपके पास कौन सी है, ये वाली। ये तो उससे भी पिछले स्टेप में 1 हुई थी, तो ये वाली अब हमारे लिए previously set bit है। तो इस प्रीवियसली सेट बिट को आपने एज इट इज रहने दिया और इससे जो नेक्स्ट बिट है उसको भी आपने 1 कर दिया। तो नाउ सार बिकम्स 0 1 1 विच इज इक्वलेंट टू 7। ठीक है, यानी सार की वैल्यू अपडेट हो गई और सार अब हो गया 7। जब सार 7 हो गया तो नाउ डैक विल चेंज दिस टू एन एनालॉग आउटपुट। So analog output now is equivalent to 7. Now your V in is 6.3 and V reference is 7. तो अब जब आपके पास V in 6.3 हो गया, V reference 7 हो गया, now your V in is less than V reference. तो जब V in less than V reference होगा तो क्या करेगा सार ये करेगा कि प्रीवियसली सेट बिट को कर देगा 0 और नेक्स्ट बिट को प्रीवियसली सेट बिट को कर देगा 0 और नेक्स्ट बिट को उसने 1 करना है। ये है ना कंडीशन, रीसेट द प्रीवियसली सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट। अब हमारे पास प्रीवियसली सेट बिट कौन सी थी, प्रीवियसली सेट बिट हमारे पास ये 1 था और नेक्स्ट बिट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट बिट हमारे पास क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है तो इसलिए वो सेट नहीं हो सकती। तो एक ही काम होगा कि ये जो आपकी प्रीवियसली सेट बिट थी ये हो जाएगी 0। तो अब आपके सार का आउटपुट आ गया 0 1 1 0 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 आ गया आपके सार का आउटपुट और आपका V रेफरेंस जो है वो क्या है,
सॉरी वी रेफरेंस आ गया 6 वोल्ट्स और वी इन है आपके पास 6.3. सो दिस मीन्स नाउ वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस. ठीक है, व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस तो अब क्या होगा, कीप प्रीवियसली सेट बिट एज इट इज एंड सेट नेक्स्ट बिट. तो अब तो हमारे इस केस में प्रीवियसली सेट बिट कोई भी नहीं है, ऐसे ही है ना. इस स्टेप से जब हम इस स्टेप में आए थे तो हमने ये जो प्रीवियसली सेट बिट थी इसको कर दिया था रीसेट, और हमारे पास नेक्स्ट बिट अवेलेबल नहीं थी जिसको हम सेट कर सकें. ठीक है, अब जब हम यहाँ आ गए तो अब इस केस में हमारा वी इन जो है वो है 6.3 और वी रेफरेंस है 6. नाउ वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली अब जो कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए कि रीसेट द प्रीवियसली सेट बिट एंड नेक्स्ट क्या था, सेट द नेक्स्ट बिट. तो अब हमारे पास क्योंकि प्रीवियसली सेट बिट अवेलेबल ही नहीं है, वो हमारे पास ज़ीरो है, वो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो वो दोबारा रीसेट हो जाएगी. रीसेट होके वो ज़ीरो ही रहेगी और नेक्स्ट बिट हमारे पास मौजूद ही नहीं है जिसको रीसेट किया जा सके. सो दिस मीन्स अब सार जो है वो यहाँ पर स्टक हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे वो मूव नहीं करेगा. तो अब जो सार का आउटपुट है 6 वही आपको एज इट इज आउटपुट में मिल जाएगा. तो यानी 6.3 अप्रॉक्सीमेट होके जो 6.3 आपका इनपुट सिग्नल था वो अप्रॉक्सीमेट होके आपको 6 वोल्ट्स मिलेगा, यानी थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन होगी या राउंड ऑफ आपको आउटपुट मिलेगी. ठीक है, यानी 0110 आपको आउटपुट में मिल रही होगी. तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपके पास पीछे भी इस केस में भी सार जो है वो 6 के ऊपर आया था और वी इन आपका 6.3 था और वी आउट जो सार का आउटपुट आ रहा था दैट वाज 6. लेकिन यहाँ सार स्टॉप नहीं हुआ था. यहाँ सार स्टॉप क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आपका वी इन जो है वो ग्रेटर देन वी रेफरेंस हुआ था. तो अब आपके पास जो है वो जब वी इन ग्रेटर देन वी रेफरेंस हो जाता है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, when v in is greater than v reference, keep previously bit set bit as it is and set the next bit. तो अब इस केस में हमारे पास ऑप्शन थी, इसमें ऑप्शन हमारे पास ये थी कि जो हमारी प्रीवियसली सेट बिट थी इस स्टेप से अगर आप इस स्टेप में देखें तो ये हमारी प्रीवियसली सेट बिट मौजूद थी, तो इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया था और नेक्स्ट बिट को हमने 0 से 1 कर दिया था. तो यानी हमारे पास ऑप्शन थी, या सार के पास एडजस्टमेंट करने की ऑप्शन थी, इसलिए उसका ऑपरेशन कंटिन्यू रहा. लेकिन जब आप यहाँ इस स्टेप पे आए हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आपका वी इन लेस देन वी रेफरेंस हुआ है. जब वी इन लेस देन वी रेफरेंस होता है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, व्हेन वी इन बिकम्स लेस देन वी रेफरेंस तो आपके पास आता है रीसेट द प्रीवियसली सेट बिट एंड सेट द नेक्स्ट बिट. अब हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जब आप यहाँ से यहाँ आए हैं तो आपके पास जो है प्रीवियसली सेट बिट कोई भी नहीं है, तो इसलिए आपके पास यहाँ से यहाँ जब आप मूव हुए थे तो आपके पास प्रीवियसली सेट बिट कोई भी नहीं थी. तो इसलिए आप अब प्रीवियसली सेट बिट को तो सेट कर नहीं सकते या एज इट इज़ रहने नहीं दे सकते और नेक्स्ट बिट को भी आप 1 नहीं कर सकते. तो इसलिए आपका ऑपरेशन जो है वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, सार जो है वो यहाँ पर आकर स्टक हो जाएगा और जो आपकी आउटपुट है वही आउटपुट आपकी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों केसेस में डिफरेंस क्यों आ. ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स केसेस, जो हमने 3 केसेस पढ़े. अब इस पर्टिकुलर केस में भी अगर आप देखें तो इसका हार्डवेयर पिछला जो काउंटर बेस्ड सर्किट था उसी जितना है तकरीबन. ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास जो है वो मल्टीपल साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं आउटपुट को स्टेबलाइज होने के लिए. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि तकरीबन हमारे पास स्टेप 1 को अगर हम ना भी कंसिडर करें, क्योंकि स्टेप 1 जो है वो इन्वॉल्व करता है कि जो आपकी इनिशियल वैल्यू सार होल्ड कर रहा है उसको, तो फिर भी आपके पास फर्दर 3 स्टेप्स और रिक्वायर्ड हैं इस आउटपुट को स्टेबलाइज करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि आपके मल्टीपल एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो डिले इसमें भी होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम तीनों टाइप्स की कन्फिग्रेशंस यानी फ्लैश टाइप कन्फिग्रेशन, काउंटर बेस्ड कन्फिग्रेशन एंड दिस सक्सेसिव
एडजस्टमेंट रजिस्टर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो इन तीनों में हार्डवेयर जो है वो फ्लैश टाइप में सबसे ज़्यादा था और बाकी इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हार्डवेयर कंपैरेटिवली कम था। लेकिन जो सबसे फास्ट रिस्पांस देने वाली कॉन्फ़िगरेशंस थी या फास्ट रिज़ल्ट जनरेट करने वाली कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपके पास फ्लैश टाइप थी। बाकी ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं ये तकरीबन मोर और लेस एक ही जितना डिले जो है वो बीच में जनरेट करती हैं। ठीक है, सो दिस मीन्स अगर आपको कंपैरिजन करने को दे दिया जाए आउट ऑफ दीज थ्री विच कॉन्फ़िगरेशन इज़ द फास्टेस्ट, देन the result और आंसर वुड बी फ्लैश टाइप कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको कहा जाए कि डिले को अगर हमारा जो है वो सिस्टम कंस्ट्रेंट नहीं है और आपने डिज़ाइन करना है तो फिर ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर यूटिलाइजेशन जो है यानी काउंटर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और सार वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर जो है वो आपका जो पहला फ्लैश टाइप कॉन्फ़िगरेशन था उससे बेहतर है। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स द लेक्चर। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको ग्रुप पे मिलती रहेंगी। ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ जो है वो क्रिएट जो है वो शेयर हो चुकी है तो वो आपसे वहाँ से देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो हैं वो मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपडेट कर दूँगा, तो अगर कोई प्रीवियसली पीडीएफ किसी के पास मौजूद नहीं है तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकेगा। ठीक है, और इसके अलावा मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो नेक्स्ट वीक में क्विज़ भी आपका होगा। क्विज़ किस तरह से होगा वो मैं फॉर्मुलेट करके प्रोसेस में मैं आपसे शेयर कर लूँगा वेल इन टाइम। आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले बता दिया जाएगा क्विज़ का टाइम भी और मेथडोलॉजी भी। ठीक है, और इसी तरह से जो है जो इंटरेक्टिव सेशन है इस वीक के लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड वो भी हम नेक्स्ट वीक में जो है वो सेटल करेंगे, जो जूम के ऊपर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो आप सबके पास जो है वो जूम अवेलेबल होना चाहिए, आप सब जूम अपने पास इंस्टॉल कर लें। तो इंटरेक्टिव सेशन का टाइम आपको बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे इंटरेक्टिव सेशन होगा और मीटिंग आईडी वगैरह जो है वो आपके ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को इस वीक के लेक्चर्स के अंदर कोई इशू होगा वो उस इंटरेक्टिव सेशन या मीटिंग का पार्ट बन के और जो उनकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई देम। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए।